हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका पेस बैच में। और दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स वाली बुक से आपके लिए मेजर्स ऑफ कोरिलेशन का चैप्टर लेकर आया हूं और एक ही क्लास में यानी वन शॉट में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। जब आप पेपर देने जाओगे और यह चैप्टर अगर आपके कोर्स के अंदर है तो इस चैप्टर से आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 4 से 6 नंबर का द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप परेशान हो इस चीज से तो वो चीज मैं कवर अप करा देता हूं, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करेंगे और आपको मैं सारी बातें समझाता हूं कि आज की क्लास में क्या क्या होगा। दोस्तों, कोरिलेशन का मीनिंग और इसके टाइप्स आपको कराऊंगा, थ्योरेटिकल है। फिर स्कैटर डायग्राम भी है, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन भी है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड भी है। ये चीजें इस चैप्टर के अंदर सम्मिलित है, मतलब इंक्लूडेड है। वो सारी चीज क्लियर कर दूंगा आपको। तो मुद्दे की बात, हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट पे। एक्चुअली ये कोरिलेशन होता क्या है? देखो जी, कोरिलेशन में एक वर्ड लगा है को। जब हम को यूज करते हैं तो आपको याद आना चाहिए कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मिलकर एक सोसाइटी बनाई है। तो जब हम मिलकर कुछ करते हैं तो वो को हो जाती है। को का मतलब सिंगल नहीं होता, सिंगल से ज्यादा होता है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन, मतलब एक से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, दो चीजों के बीच में रिश्ता कोरिलेशन कहलाता है। क्या बात कर रहा हूं मैं, आप मेरी बात सुनो। देखो, राहुल और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो। इनमें दोस्ती हुई, चश्मा उतार देता हूं थोड़ा सीरियस भी हो जाए नहीं। तो राहुल बोल रहा है कि प्रिया जहां जहां जाएगी मैं भी प्रिया के पीछे पीछे आऊंगा, यानी जहां प्रिया मूव कर रही है राहुल भी वहीं मूव कर रहा है। तो इन दोनों में एक रिश्ता है। अगर राहुल और प्रिया में दुश्मनी हो जाए तो राहुल ने बोला जहां प्रिया जाएगी, इस साइड जाएगी, तो राहुल जी बोल रहे हैं मैं इसके अपोजिट साइड में जाऊंगा। तो इन दोनों में भी एक रिश्ता हो गया। इस रिश्ते को बोलते हैं कोरिलेशन। थोड़ी सी मैथमेटिकल बात है, अभी क्लियर नहीं हुई होगी, अब क्लियर हो जाएगी। देखो जी, इस चैप्टर में हम राहुल और प्रिया की बात नहीं करते, हम दो चीजों की बात करते हैं। चीज को बोल रहा हूं वेरिएबल, दो वेरिएबल्स की बात करते हैं। एक होता है एक्स, एक होता है वाई। अगर x और y दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनमें कोई ना कोई रिश्ता है। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी इनमें कोई ना कोई रिश्ता है। इस रिश्ते को ही बोलते हैं कोरिलेशन। अभी अंदर की बात भी करूंगा, ऊपर ऊपर की बात कर ली। सबसे पहले कोरिलेशन की डेफिनेशन पे आ जाओ। राज्य, कोरिलेशन क्या होता है लिखकर बताऊंगा ताकि आपको ढंग से समझ में आए। कोरिलेशन is the डिग्री का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वैसे तो टू और मोर वेरिएबल्स भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, यह है x, यह है y, इस साइड जा रहा है x और y भी इस साइड जा रहा है, तो इनमें रिलेशन है। अब जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में जाएं, जैसे कि राहुल और प्रिया जब दोस्त थे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब देखो, मान लो x इधर जाए, y भी इधर जाए, तो यह भी पॉजिटिव कोरिलेशन। x ऊपर जाए, y भी ऊपर जाए, इसको भी बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। x नीचे जाए, y भी नीचे जाए, इसको भी बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर x की कुछ मैथमेटिकल वैल्यू मैं यहां पर लिखनी शुरू करूं, जैसे कि x 10, 20, 30, y की वैल्यू भी लिख रहा हूं यहां पर मैं 10, 20, 30, तो दोस्तों यहां पर x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो बोलेंगे इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसके अपोजिट, अगर x और y एक दूसरे से नाराज हो, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चले, जैसे कि यहां पर लिखा है
एक्स इस तरफ जा रहा है, वाई इस तरफ जा रहा है, तो ये उल्टा हो गया ना, इसको बोलते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक्स उधर जाए, वाई इधर जाए, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक्स की वैल्यूज बढ़े, वाई की वैल्यूज कम हो जाए, नेगेटिव कोरिलेशन। एक्स की वैल्यू कम हो, वाई की वैल्यू बढ़ने लग जाए, नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि मान लो यहां पर एक्स लिखा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है 10, 20, 30, और वाई की वैल्यू कम हो रही है 30, 20, 10। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको दिखा कि एक्स बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी सिखाऊंगा। बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की डेफिनेशन की। तो कोरिलेशन के दो टाइप हो गए। पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन इज अ सिचुएशन व्हेन बोथ वेरिएबल्स, बोथ मतलब एक्स और वाई, मूव्स इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब की बात है। अब असलियत की बात करूं, क्रिकेट की बात करो। क्रिकेट में क्या होता है ना, एक बैट्समैन होता है, जब वो शॉट मारता है तो बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है और बॉल के पीछे पीछे फील्डर जाता है। जहां जहां ये बॉल जाएगी, इसके पीछे ये फील्डर जाएगा, इसके पीछे ये फील्डर जाएगा। तो बॉल और फील्डर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हां, ये मैटर नहीं करता कि कौन तेज जा रहा है, कौन स्लो जा रहा है, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। जैसे कछुआ और खरगोश दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे थे पुरानी कहानी में, पुराने जमाने की, तो उन दोनों में भी पॉजिटिव कोरिलेशन था। और क्रिकेट की उस बॉल में और उस फील्डर में भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन आप एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे? एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है दोस्तों गर्मी बढ़ना, वैसे वैसे हमारी सेल ऑफ कौन से कपड़े की सेल बढ़ने लग जाती है? एक होता है सर्दी, एक होता है गर्मी। गर्मी वाले सीजन में कपड़ों की सेल जो होती है वो बढ़ने लग जाती है, समझे? तो गर्मी वाले सेल बढ़ने लग जाती है, तो इसको बोलेंगे हम कौन से कपड़े? सेल ऑफ कंफर्टेबल क्लोथ्स, ऐसे बोल लो, बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे सेलर उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ जाए। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, यह असलियत की बात है, समझे? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगेगी, तो टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग में भी पॉजिटिव रिलेशन है। तो किसी भी चीज में तुम पॉजिटिव रिलेशनशिप का एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन यह बात ज्यादा तब समझ में आती है जब एक बार नेगेटिव कोरिलेशन देख लेते हैं। तो राज्य अब आपके सामने पेश किया जा रहा है नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड टाइप है कोरिलेशन की, नेगेटिव कोरिलेशन is a situation when both variables moves in opposite direction। जब दो वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उल्टे चलते हैं। कैसे? जैसे क्रिकेट में देखो, मान लो ये बैट्समैन है, ये रनर है, यहां अंपायर खड़ा है ना, यहां बैट्समैन है, इसके पीछे कीपर है। बैट्समैन रनिंग के लिए इधर भागता है, रनर इधर भागता है। तो जो रनर होता है वो कीपर की तरफ भागता है, जो बैट्समैन होता है वो अंपायर की तरफ भागता है। ये दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, उल्टे भाग रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है? अगर लेकिन एग्जाम में आएगा नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल दो, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे राज्य नंबर 1, प्राइस एंड डिमांड। जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस महंगा हो जाता है तो लोग उसको कम डिमांड करते हैं, कम खरीदते हैं, आपको यह बात पता होगी। दूसरे नंबर पे एग्जांपल दो, टेम्परेचर
टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स। वूलन मतलब गर्म कपड़े जो विंटर सीजन में काम आते हैं, ठीक है, स्वेटर, रिजाई, जैकेट। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, तो वूलन क्लोथ्स की सेल कम हो जाएगी। समझे? समझे? अब यह भी हो सकता है टाइम वेस्टेज एंड इंटेलिजेंसी लेवल। अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे जितना, उतना तुम्हारा इंटेलिजेंसी लेवल कम हो जाएगा। यह भी एक नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। अब क्या होता है ना, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, मान लो x और y की वैल्यू गिवन होगी आपको। मान लो x की वैल्यू गिवन है 1 2 3, y की वैल्यू गिवन है 4 5 6। आपसे पूछेगा x और y में कैसा रिलेशन है। आप बोलोगे राज्य x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो हम सीधा बोल देंगे दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर क्वेश्चन आए x और y की वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यू 5 6 7 और y की वैल्यू 1 2 3, तो आप बोलोगे x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, दोनों में फिर से पॉजिटिव कोरिलेशन, ऐसे आप बोल दोगे। ठीक है, और एक और केस ले लेते हैं। मान लो x की वैल्यू 10 9 8, y की वैल्यू गिवन है 3 2 1। आप बोलोगे यहां पर x की वैल्यू कम हो रही है 10 9 8, y की वैल्यू भी कम हो रही है, तो अगेन ये पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। ऐसी छोटी छोटी कमेंट्स आप कर सकते हो। जब आपको टेबल दी होगी, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा होगा, बताओ कैसा रिलेशन है, आप आसानी से बता सकते हो। और केसेस ले लो, आपको धमाका फोड़ने वाले अब केसेस आएंगे, अब पेपर रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, बस बने रहो तुम साथ में। x की वैल्यू मान लो 10 20 30 40 गिवन है, y की वैल्यू 100 50 10 2 ऐसे गिवन है, तो x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू कम हो रही है, ये उल्टे चल रहे हैं, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। समझे? लेकिन दोस्तों पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, x की वैल्यू 10 20 15 20 14 20 हो रही है, y की वैल्यू 8 15 3 18 21 और 15 ऐसे हो रही है। अब पूछ रहा है आपसे कि x और y के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। अब आप समझ नहीं पा रहे यार, x कभी तो बढ़ रहा है 10 से 20, कभी कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। y बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, सही से मामला सेट नहीं हो पा रहा। अब बताओ कैसा कोरिलेशन है दोस्तों। इसलिए कि ऐसा डेटा असलियत में हो सकता है आपके पास, तो हमारे पास कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। इसे बोलते हैं मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के मेजर्स हमारे पास 3 हैं। पहला है स्कैटर्ड डायग्राम। डायग्राम बना के हम बता सकते हैं इनमें एग्जैक्टली पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। दूसरा हम बताएंगे इट इज स्पियर्समैन। स्पियर्समैन एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है, इनका एक रैंक मेथड है, स्पियर्समैन रैंक मेथड। और थर्ड नंबर पे है हमारे पास कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। दोस्तों इन तीनों मेथड के थ्रू आप बता सकते हो। ये आपका डायग्राम वाला मेथड है, ये दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा पेपर में इन दोनों के ऊपर। इन दोनों में आप क्या करते हो पता है, इन दोनों को पहले बताऊंगा और ये डायग्राम सबसे बाद में बताऊंगा। यही ऑर्डर होना चाहिए तुम्हारा पढ़ने का। इन दोनों में आप क्या करते हो, इन दोनों मेथड में आप आर की वैल्यू निकालते हो, आर स्मॉल आर की वैल्यू निकालते हो। उस वैल्यू के हिसाब से आप बताते हो कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इस आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप
जब भी x और y के बीच का कोरिलेशन बताओगे तो आपको इन दोनों मेथड के हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होगा। इसकी वैल्यू के हिसाब से आप बता पाओगे कि रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसकी वैल्यू पे चर्चा करते हैं कि वैल्यू कैसे और क्या, कब कब कितनी कितनी वैल्यू और उससे कितना कितना कोरिलेशन के बारे में पता लगता है। देखो दोस्तों, आर की जो वैल्यू है ना वो कम से कम -1 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा +1 हो सकती है, यह ध्यान रखना। अब देखो जी, आर की वैल्यू पॉइंट नंबर 1, आर की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आई, 0 से ज्यादा और 1 से कम, यानी बोल देते हैं यहां पर ऐसे, आपके लिए लैंग्वेज इजी कर देता हूं, आर की वैल्यू 0 to 1 के बीच में आई, प्लस में वो भी, तो आप बोलोगे कि x और y में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है जी। अगर दोस्तों r की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में आई, -1 छोटी वैल्यू है, 0 -1 से बड़ी वैल्यू है, इसके बीच में आई तो वैल्यू नेगेटिव है, तो आप बोलोगे इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है जी। आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, आर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव कोरिलेशन, आर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से ज्यादा और नेगेटिव का मतलब होता है 0 से कम। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी अगला, थर्ड केस, अगर दोस्तों आपकी आर की वैल्यू 0 आ गई, एग्जैक्टली 0 आ गई, तो आप सीधा सीधा कमेंट करोगे ना तो पॉजिटिव रिलेशन है ना नेगेटिव रिलेशन है, एक्स और वाई में कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलोगे नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो जी, ये वीडियो बना रहा हूं सीरियस बच्चों के लिए। अगर आप इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हो तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। और बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स की आपको डिमांड है तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सर ये चीज और समझा दो, वो चीज और समझा दो। लेकिन पहले आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपको ये तो पता लग जाए कि हाँ, लव सर ने कोरिलेशन का टॉपिक तो सही से करा दिया। और फिर ज्यादा यकीन तब हो जाएगा जब यहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा और आपको मजा आएगा कि बुक का इतना सारा कंटेंट था, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बहुत छोटा सा कर दिया। चलो जी भाई, टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है बच्चों के लिए काम आसान करना। ठीक है जी। लेकिन दोस्तों आर की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 आ गई या फिर आर की वैल्यू एग्जैक्टली -1 आ गई, यहां क्या था 0 to 1 मतलब 0 से ज्यादा 1 से कम, अगर +1 एग्जैक्टली वैल्यू आ गई तो आप बोलोगे एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव है। परफेक्ट वर्ड अटैच हो जाएगा तो बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगा राज्य। और अगर -1 आई तो मतलब नेगेटिव में अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंच चुका है यार, तो हम बोलेंगे ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गया बिटवीन एक्स एंड वाई। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी आर की जो भी वैल्यू आएगी, मान लो आर की वैल्यू आती है 0.5, 0.5 मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो आपको कंक्लूजन लिखना होगा क्योंकि आर की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो इसलिए देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इतना ही दिमाग में रखो। अभी जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो धीरे 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 कवर अप होता रहेगा, टेंशन मत लो। चलो जी फिर दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैंने बोला कि आपको 2 मेथड्स कराऊंगा। आपको मेथड मैंने बताया पियर्समैन रैंक मेथड और कार्ल पियर्सन मेथड, ये मेथड बताया ना। तो सबसे पहले इस वाले मेथड को क्रैक करते हैं, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। ठीक है जी, ओके। चलो जी भैया आ जाओ जी। सबसे पहले स्पियर्समैन रैंक मेथड। स्पियर्समैन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, रैंक मेथड निकाल रहे हैं। पहले मैं अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन बना लूं, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर यानी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको पता लग जाएगा यस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज। चलो जी, एक्स की वैल्यू लिखी 10, 20, 30, 40, 50 और वाई की वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर मैं 100,
50, 70, 20 और फिर 5। अब बोलता हूं x और y के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन कैसा है आप बताओ। मैं बोलूंगा स्पीयर्समैन रैंक मेथड बोलता है कि अगर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है तो आपको पहले x की वैल्यूज और y की वैल्यूज दोनों को रैंक प्रोवाइड करनी होगी। एक फॉर्मूला भी लगाना होगा, फॉर्मूला भी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलो जी, रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। x वाली रैंक को मैं बोलूंगा यहां पर कॉलम लगा के R1, फिर y वाली रैंक को मैं बोलूंगा R2। इन दोनों को कैलकुलेट कर लो राज्य पहले, मजा आ जाएगा ताकि आपको चलो जी दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जी x की बहुत सारी वैल्यू है तो मैंने बहुत सिंपल वैल्यूज ली है। आप क्या करना, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको रैंक 2, रैंक 1 दो, उसके बड़ी वैल्यू को रैंक 2 प्रोवाइड करो, उसके बड़ी वैल्यू को रैंक 3 दो, ऐसे रैंक देनी शुरू कर दो। सबसे छोटी को 1, उससे बड़ी को 2, ऐसे 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 क्या करें। इन सभी नंबर में सबसे छोटा नंबर 10 है तो इसकी रैंक 1, इससे बड़ा 20 रैंक 2, इससे बड़ा 30 रैंक 3, इससे बड़ा 40 रैंक 4, इससे बड़ा 50 रैंक 5। अब घपला y की वैल्यूज में है। सबसे छोटी वैल्यू y की 5 है रैंक 1, इससे बड़ी वैल्यू 20 है रैंक 2, इससे बड़ी वैल्यू 50 है रैंक 3, इससे बड़ी वैल्यू 70 है रैंक 4, इससे बड़ी वैल्यू तो है रैंक 5। ये रैंक प्रोवाइड करनी है सबसे पहले, ध्यान रखना। अब क्या है ना, जैसे मैंने सबसे छोटी वैल्यू को रैंक 1 दी है फिर रैंक बढ़ाता गया। आप अगर चाहो तो एक और तरीका है, उसको भी यूज कर सकते हो। आप उल्टा भी चल सकते हो, सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक दो 1, उससे छोटी को रैंक 2, सबसे छोटी को रैंक फिर लास्ट में दो। उस तरीके पे मत जाओ, इसी तरीके से कर लो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। दोनों को रैंक प्रोवाइड करने के बाद आप इनकी रैंक का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस क्या होता है, रैंक 1 माइनस रैंक 2, यानी इन दोनों रैंक का अंतर 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस का 2 आ जाएगा, फिर 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। इतना कर लिया। इतना करने के बाद एक बात और सुन लो, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। जो आपने डी की वैल्यू निकाली है इसका स्क्वायर करना है। चलो जी, -4 की स्क्वायर 16, 1 की स्क्वायर 1, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 और 4 की स्क्वायर 16। तो टोटल आ गया आपके सामने 38 आएगा। अब इसके बाद आपको रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है जो स्पीयर्समैन ने दिया है। ठीक है जी, स्पीयर्समैन बोलते हैं रैंक कोरिलेशन को निकालना है तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय समीशन डी स्क्वायर। ये कौन है, ये है, आपने डी स्क्वायर का टोटल किया है, ये रहा, अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एन क्या होता है, कितने नंबर्स हैं, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो एन की वैल्यू 5 हो गई। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय समीशन डी स्क्वायर 38 है। एन क्यूब मतलब 5 की क्यूब माइनस 5। अब 5 की क्यूब निकालोगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है। 125 में से 5 माइनस कर दोगे 120 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 1 माइनस 6 इंटू 38। इसको बच्चे मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन होती है बाद में, नीचे 120। अब काटा पीटी कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 आ जाएगी। फिर 38 का आधा 19, 20 का आधा 10, 19 को 10 से डिवाइड करोगे 1.9 आएगा। 1 माइनस 1.9 आंसर आ गया -0.9। क्योंकि आंसर नेगेटिव में है तो हम बोलेंगे x और y के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे मैंने x और y लिखा है, आपको एग्जाम में कुछ और भी लिखा मिल सकता था, किसी की हाइट, किसी का वेट, किसी के स्टैट्स के मार्क्स या मैथ्स के मार्क्स ऐसे लिखे हुए मिल सकते थे। ठीक है, डरना नहीं है। तो यहां कंक्लूजन लिखना पड़ेगा आपको, देयरफॉर देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में नेगेटिव कोरिलेशन है। अब दोस्तों, अगर आपने अपनी किताब खोल के देखी हो तो आपको पता होगा कि जो ये आंसर आता है ना, इस पे भी और ज्यादा कमेंट की जा सकती है। यानी अगर आपका आंसर, मैं बात करूं 0 से लेकर 0.25 के बीच में है, और 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में है, और 0.75 से लेकर 1 के बीच में है, मतलब 1 से कम है, इन सबसे कम, इन सबसे ज्यादा,
तो इसको बोलते हैं, ये लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोरिलेशन होता है पॉजिटिव, तो 1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। तो जो सबसे कम रेंज है इसको लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर 1 आंसर आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, आपके काम आने वाली चीज बता रहा हूं थ्योरी में। अगर मैं बोलूं आंसर आपका -0.25 से लेकर 0 के बीच में है तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, -0.75 से लेकर -0.25 के बीच में है तो इट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन -1 से कम और -0.75 से ज्यादा हो तो इट इज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और जब आंसर एग्जैक्ट -1 हो तो आप बोलोगे देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दोस्तों आपका आंसर किसी भी हाल में 0 आ गया तो आप बोलोगे x और y में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0। ध्यान रखना इस चीज को। ओके रिपोर्ट है। चलो जी उस्ताद, आपको यहां से कुछ बातें पता लगी है, चलो आपने कैलकुलेशन की है, तो एक प्यारा सा फॉर्मूला। अब जो पियर्समैन का रैंक मेथड वाला फॉर्मूला है ना, इसके अंदर वैरायटी बहुत है। वैरायटी बहुत कैसे है, मैं क्वेश्चन लेता हूं फिर बताता हूं आपको। x की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, y की वैल्यू यहां लिख रहा हूं। x की वैल्यू लिख दी मैंने 10, 12, 18, 12 और फिर यहां लिख दिया 20। y की वैल्यू लिख रहा हूं 15, 28, 13, 10, 25। अब बोल रहे हैं जी यहां पर रैंक मेथड से कोरिलेशन निकालो। आपकी जो बुक में होगा उसमें वैल्यूज अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे सिंपल तरीका तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं सॉल्व करने का। चलो जी, जब भी रैंक मेथड से आए तो आप सबसे पहले रैंक निकालोगे। तो राजे रैंक निकालो, R1 x की रैंक, R2 y की रैंक, फिर इन दोनों रैंक का डिफरेंस निकालोगे d, और फिर d का स्क्वायर कर दोगे और इसका करना है टोटल, फिर लगाओगे फॉर्मूला। लेकिन यहां लफड़ा है, चलो लफड़ा क्या है देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू इन सब में देखोगे तो 10 है, इसको रैंक 1 देंगे। इससे बड़ी वैल्यू 12 है, और 12 दोस्तों 2 बार है। अगर कोई रैंक रिपीट हो जाती है तो देखो कौन कौन सी रैंक में लड़ाई हो रही है। रैंक 1 के बाद हम क्या देते हैं, रैंक 2 और रैंक 3। अब किसको 2 दे किसको 3 दे, जिस जिस रैंक में लड़ाई हो रही है ना उस रैंक को प्लस कर दो। रैंक 2 में लड़ाई हो गई प्लस रैंक 3 में लड़ाई हो गई, और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। तो 5/2 2.5 आ गया। तो अपने को रैंक 2.5 देनी है 12 को, इसको भी 2.5 देनी है। 2 और 3 का रैंक का सिस्टम खत्म हो गया। अब इससे बड़ा जो नंबर होगा हम उसको रैंक 4 देंगे। इसको रैंक 18 है तो रैंक 4, 20 है तो रैंक 5। ओके, अब R2 पे आ जाओ। सबसे छोटी वैल्यू 10 है, रैंक 1। इससे बड़ी 13, रैंक 2, 15, रैंक 3, 25, रैंक 4, 28, रैंक 5। डी निकालो, इनका डिफरेंस हरे रंग से निकाल देंगे। 1 - 3 - 2, 2.5 - 5 -0.2 माइनस 0 कह रहा हूं, -2.5 और 4 - 2 2 होता है, 2.5 - 1 1.5 होता है, 5 - 4 1 होता है। इनकी स्क्वायर करनी है, इसकी स्क्वायर 4 है, इसकी स्क्वायर आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगी 6.25। इसकी स्क्वायर 4 है, इसकी स्क्वायर 2.25, इसकी स्क्वायर 1 ही रहेगी। टोटल कर देना, 4 4 8 और एक 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, और 0.25 को प्लस करोगे तो 17.50। ये मैंने टोटल किया है। आपका टोटल करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, मतलब अपने हिसाब से टोटल करो। अब फॉर्मूला क्या लगाते थे, R = 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय समीशन d स्क्वायर अपॉन n³ - n। दोस्तों अब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब रैंक रिपीट हो जाती है ना, तो देखो रैंक की कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। तो एक रैंक है, इसकी वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है, तो कितने मल्टीपल टाइम रिपीट हुई है, इसको बोलते हैं m। इसको मिटा देता हूं। m मतलब रैंक कितनी बार रिपीट हुई है, 2 बार। जब रैंक रिपीट हो ना किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए एक चीज है, उसके लिए आपको निकालना पड़ता है 1/12 m³ - m। ये चीज तो क्या हो जाएगा, 1/12 m मतलब कितनी बार रैंक रिपीट हुई है, 2³ - 2।
चलो जी, 1/12 2 की क्यूब होती है 8 माइनस 2। चलो जी, 1/12 8 माइनस 2 होता है 6। अब काटा पीटी करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 होता है 0.25। आपको वैसे तो प्रैक्टिस करते करते इसकी वैल्यू याद हो जाएगी। जब रैंक 2 बार रिपीट होती है तो ये एक चीज है जिसका फॉर्मूला निकाला है मल्टीप्लीकेशन के केस में, मतलब रैंक मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई है तो 0.5 आया। इसका मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि जब रैंक 2 बार रिपीट होगी ना तो आपके यहां पर फॉर्मूला एडिट हो जाएगा, आपको 1/12 m क्यूब माइनस m लिखना पड़ेगा। अभी देखना नजारे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे नजारे बढ़ते जाएंगे। ये पूरा सॉल्व करो, बाद में 6 से मल्टीप्लाई होगा। करते हैं जी, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय समीशन ईडी स्क्वायर 17.5 था, प्लस ये पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो 0.5 आता है, आ गया, ये ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन n कितना है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 की क्यूब 125 होती है, यहां 5 की क्यूब लिखेंगे और n 5 है। अब आप सॉल्व करोगे तो कुछ चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। 6 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 और 0.5 18 होता है, 5 की क्यूब में से 5 माइनस कर दो, मतलब 125 में से 5 माइनस कर दो 120। अब काटा पीटी शुरू कर दो उस्ताद, 6 कम 6, यहां 20 आ जाएगा, इसको आधा करोगे 9, इसको आधा करोगे 10, तो अब ये 0.9 आ जाएगा। 1 में से 0.9 माइनस करो तो 0.1 बचता है। तो आप बोलोगे देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। रैंक रिपीटेशन के केस में मैंने आपको पहली चीज कराई है, जरूरी नहीं है रैंक एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट हो, रैंक बहुत सारी रिपीट हो सकती है। आप रैंक अलॉट करना सीखो सबसे पहले, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले लो यार, यहां पर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी सी, मेरे को पता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मान लो x की रैंक देंगे, x की वैल्यू है 10 18 15 18 12 18 25 और y की वैल्यू कुछ भी हो, आप x को रैंक देना सीखो, रैंक देना सिखा रहा हूं। x की सबसे छोटी वैल्यू 10 है, रैंक 1, इससे बड़ी वैल्यू 12 है, रैंक 2, इससे बड़ी वैल्यू 15 है, रैंक 3, इससे बड़ी वैल्यू 18 है, रैंक 4, एक और 18 है, एक और 18 है यार, 18 आ गया 3 बार, तो 3 रैंक तो दे चुके हैं, 3 बार आया है तो हम, तीसरा कहां गया, हाँ तीसरा ये रहा, तो हमारी चौथी रैंक प्लस 5वीं रैंक प्लस 6ठी रैंक, 3 रैंकों में लड़ाई है, तो जितनी रैंक होगी उतने से ही डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले क्या था, 2 बार रिपीट हुआ था तो हमने 2 रैंक से डिवाइड कर दिया था, मतलब हमारी रैंक 2 और रैंक 3 में लड़ाई थी, 2 + 3 को 2 से डिवाइड किया था। इस बार 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये नंबर 4 बार रिपीट होता तो 4 रैंक की होती, 4 से डिवाइड करते। इधर देख लो जी, 15/3 आ जाएगा, रैंक आ जाएगी 5। तो राज्य आप हर एक नंबर को 5 5 5 रैंक दोगे, अगली रैंक 6 नहीं बनेगी क्योंकि ये 3 रैंक तो खत्म हो चुकी है 6 तक, अगली रैंक 7 बनेगी, समझे, 4 5 6 को खत्म कर चुके हैं ना, 7 बनेगी। ऐसे आपको रैंक प्रोवाइड करनी है और वो निकालते हैं ना 1/12 m क्यूब माइनस m। तो इसमें क्या करोगे, 1/12 m की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी बार रिपीट हुई है रैंक, रैंक 3 बार रिपीट हुई है, तो 3 क्यूब माइनस 3, 1/12, 3 की क्यूब होता है 27 माइनस 3, 1/12, 27 में से 3 गए 24, काटोगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, आंसर 2 आ जाएगा। ये चीज फॉर्मूले में ऐड हो जाएगी, जैसे यहां पर ऐड किया था ना, ऐसे ऐड हो जाएगी जब ये क्वेश्चन आएगा। मैं और करा रहा हूं, और कराने से क्लैरिटी बनेगी। देखो जी, यहां पर क्वेश्चन आया, मान लो 2 9 1 9 10 16, ये वैल्यू दी हुई है x की, y की वैल्यू दी हुई है 8 12 12 12 15 और 9, बोला है अब कोरिलेशन निकालो रैंक से। आप यहां पर इसको कैलकुलेट करो, R1 की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 1 है तो रैंक 1, इससे बड़ी वैल्यू 2 है तो रैंक 2, इससे बड़ी वैल्यू 9 है, 9 लेकिन 2 बार रिपीट है, तो रैंक 3 और 4 नहीं दे पाएंगे हम, तो 3 + 4 को डिवाइड करो, आपके पास 3.5 आ जाएगा, इसको भी 3.5, इसको भी 3.5, तो 3 और 4 कैंसिल, अगले को 5 दो रैंक,
10 है, रैंक 5, इससे बड़ी रैंक 6। चलो जी R2 निकालो। अब देखना दोस्तों, Y में जाएंगे, सबसे छोटी वैल्यू 8 है, रैंक 1, इससे बड़ी वैल्यू 9 है, रैंक 2, इससे बड़ी वाली वैल्यू 3 बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है ना, तो 2 के बाद रैंक 3 में लड़ाई है, रैंक 4 में लड़ाई है, रैंक 5 में लड़ाई है। तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, 12 आएगा, 3 से डिवाइड 4, तो तीनों की रैंक 4 हो जाएगी। ये तीनों नंबर एक साथ लिखे हैं। अगली रैंक 5 नहीं बनेगी, 4 के बाद 5, अगली रैंक इसके बाद बनेगी, 5 के बाद 6 आ गई। डी निकाल दो, 2 में से 1 गया 1, 3.5 में से 4 गए, -0.25। इसको चाहे माइनस में ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.5 आएगा। 1 में से 4 गया -3, 3.5 में से 4 गया तो -0.5, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 2 गए 4। अब क्या करते हैं आपका, डी का स्क्वायर। चलो जी, 1 का स्क्वायर 1, 0.25 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, ध्यान रखना। 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 0.25, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 16। टोटल कर देना, 1 और 9 10 और 1 11 और 16 27, 27 और आधा ये हो गया 27.50। आप टोटल तो कर ही लेते हो, इतना तो पता ही है मुझे, है ना। वीडियो को आप थोड़ा शांति से भी देख सकते हो, स्पीड स्लो फास्ट बीच में पॉज भी कर सकते हो, ये हो क्या रहा है, ठीक है। चलो जी, अब फॉर्मूला लगाएंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता था जी, 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय समीशन ED स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। लेकिन राज्य यहां पर आपको एक कलाकारी करनी पड़ेगी। अपन क्या करते थे, +1/12 m क्यूब माइनस m। कब करते थे ऐसा, जब रैंक रिपीट हो। रैंक रिपीट हो गई, हमने कर दिया ऐसा। लेकिन यार रैंक तो यहां एक रैंक तो 2 बार रिपीट हुई है, फिर दूसरी रैंक भी है, तो ये एक बार नहीं, ये 2 बार लगेगा। जितनी बार रैंक रिपीट होगी है उतनी बार लगता रहेगा। इसको M1 बोल लो, इसको M2 बोल लो, ठीक है जी। करते हैं सॉल्व। 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या होगा 27.5 प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। अब ये m मान लो कोई भी रैंक यहां पर 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसका तुम 1/12 2 क्यूब माइनस 2 करोगे तो 0.5 आंसर आएगा। पहले तुमने कैलकुलेट करके दिखाया था मुझे, है ना, 0.25 आंसर आएगा। 0.5 आ गया ना, ऐसे ही आता है जब भी वैल्यू 2 होती है, ठीक है जी। अगर ये 3 वैल्यू रिपीट हो रही है तो m यहां पर 3 है, तो ये 1/12 m क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 3 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर आता है, 2 आंसर आता है। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने ही आते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 बार रिपीट, हद से 3 बार, ज्यादा नहीं आएगा। तो ये आपको रट ही जाएगा, ठीक है जी। प्लस इसकी वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 2 है, ये सब ब्रैकेट में 6 से बाद में मल्टीप्लाई होगा। n क्यूब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, तो 6 की क्यूब -6। आगे सॉल्व करते हैं, 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय इसको और इसको प्लस करोगे 28 और 2 30, 6 की क्यूब होती है 216, उसमें से 6 माइनस कर दो 210। काटा पीटी चालू करो, हरे रंग से करूंगा मैं, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 6/7 आ गया। 6/7 को आप अलग से सॉल्व कर लो, एलसीएम वेलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। मैं करूंगा इसको 0.8 मानता हूं, 0.8 आएगा, 0.85, तो 1 - 0.85, 1 तो ये था ना, तो 0.15 आ गया। आप बोलोगे देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट्स इट। रैंक अगर 3 बार रिपीट होती तो हमारा फॉर्मूला 1 बार और एक्सटेंड हो जाता, लेकिन ये एक हद है, एवरेज बेसिस पे इस हद तक पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये था दोस्तों आपका रैंक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लिखा है, इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन 2 जजेस अकॉर्डेड द फॉलोइंग रैंक्स टू 8 पार्टिसिपेंट। इस क्वेश्चन की ऊपर की लाइन पढ़ना, यहां पर रैंक्स ऑलरेडी गिवन है। 2 जजेस ने, जज एक्स और जज वाई ने रैंक दे रखी है 8 पार्टिसिपेंट को। मतलब आप जो ये रैंक निकालते हो ना क्वेश्चन में, R1 R2, ये ऑलरेडी गिवन है भाई, ये R1 R2 ही है, ये रैंक गिवन है सारी की सारी। आपको जस्ट कोफिशिएंट निकालना है,
आर की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूला अप्लाई करके। तो आप देख लेना कोई रैंक रिपीट तो नहीं हो रही, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बड़ा प्यारा सा मैंने लिख दिया यहां पर आर एक्स यानी R1, ये R2 है, इसका डिफरेंस निकाला, यहां डी स्क्वायर किया, कोई रैंक रिपीट नहीं हो रही थी, ये 32 है। ठीक है जी, कैलकुलेशन करके आपके सामने आंसर ये रहा। ओके, आसानी से कर सकते हो आप, आर लिखो आर के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ओके। बस ये जज वाला क्वेश्चन देख लेना, इसमें रैंक पहले से गिवन होती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है। अब दोस्तों मौका है कि मैं आपको करा दूं कार्ल पियर्सन का मेथड। क्या कर दिया मैंने? कार्ल पियर्सन्स मेथड। इस मेथड का फॉर्मूला सुन लेना। रैंक का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, छोटा एक्स छोटा वाई को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल करना है, अपॉन में एक्स का स्क्वायर करना है, उसका टोटल, फिर स्क्वायर रूट, फिर वाई का स्क्वायर करना है, उसका टोटल, फिर स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला है। अब ये छोटा एक्स और बड़ा एक्स में फर्क क्या होता है? आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है ना एक्स और वाई, ये बड़े एक्स है, छोटा एक्स कुछ और है। आप छोटा एक्स निकालते हो तो ये निकलता है बड़ा एक्स माइनस एक्स का मीन, और छोटा वाई निकालते हो ये निकलता है बड़ा वाई माइनस वाई का मीन। कैसे? शांति रखो, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। अभी इसके फॉर्मूलाज की और बात भी बताऊंगा, डरने वाली बात नहीं है। देखो जी, मान लो एक्स की वैल्यू लिखी है उस्ताद 10, 20, 30, 40, 50, और y की वैल्यू लिखी है 50, 40, 30, 20, 10। एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। अब देखो, जब दो चीजें सेम प्रोपोर्शन में बढ़े या सेम प्रोपोर्शन में कम हो तो आंसर 1 आएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब दो चीजें सेम प्रोपोर्शन में उल्टा चले, जैसे ये चल रही है, तो यह -1 आंसर आना चाहिए, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है जी, हम अपने मेथड को ट्राई भी कर लेंगे कि माइनस में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। दोस्तों जब आप कार्ल पियर्सन से निकालोगे तो सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा, छोटा x। छोटा x क्या होता है? x माइनस एक्स बार। तो पहले आप x बार निकालो, x बार क्या होगा? समीशन x अपॉन n। x की सारी वैल्यू को जोड़ दो, 10, 20, 30, 40, 50 सबको जोड़ दोगे तो आंसर 150 आ जाएगा। और n कितना है? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 से जोड़ दो 30 आ जाएगा। तो स्मॉल x क्या होगा? x माइनस एक्स बार। 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। ओके, ऐसे ही स्मॉल y निकालना है। स्मॉल y निकलेगा, y का मीन निकालो पहले, y को जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो समीशन y बोलेंगे, अपॉन n से डिवाइड करो, इन सब का टोटल भी 150 ही आएगा, 5 से डिवाइड करो, आपका काम आसान कर दिया। छोटा y निकालो, 50 माइनस 30 यानी y माइनस वाई बार। 50 में से 30 गए 20, 40 में से 30 गए 10, 30 में से 30 गए 0, 20 में से 30 गए -10, और 10 में से 30 गए -20। अब इनका क्या करना है आप सुनो जरा, फॉर्मूला क्या बोलता है, उसकी रिक्वायरमेंट देखो। x और y को मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल, बाकी एक्स स्क्वायर का टोटल करके रूट में, फिर वाई स्क्वायर का टोटल करके रूट में, ऐसे लिखना है। तो चलो जी, पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो राजा, इन दोनों की शादी करा दो, यहां लिख दो। 20 को 20 से करेंगे तो -400, 10 को 10 से करेंगे -100, क्योंकि एक निशान माइनस का चल रहा है, 0 को 0 से 0, 10 को 10 से -100, 20 को 20 से -400। आप टोटल करोगे, सारे ही नंबर माइनस के हैं, तो 400, 500, 1000 आ गया, -1000। इसकी वैल्यू आ गई ऊपर वाले की। अब x का स्क्वायर कर लें, कर लो जी। x की वैल्यू ये -20 का स्क्वायर 400, -10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। इसका टोटल करोगे तो प्लस में 1000 आएगा।
फिर y का स्क्वायर कर लो, उसका टोटल 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, इसका टोटल करोगे तो 1000 आएगा, है ना? 1000 आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो आगे आ जाओ। समीशन एक्स वाई ये -1000, एक्स स्क्वायर का समीशन 1000, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, और y का भी 1000 है, इसका स्क्वायर रूट। जब ऐसे लिखा है तो क्या करो, -1000, ये स्क्वायर रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक दूसरे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो नंबर जब सेम हो स्क्वायर रूट में तो निकलकर जब बाहर आएंगे तो अकेला नंबर बचेगा, स्क्वायर रूट ऐसे सॉल्व हो जाता है, तो -1 आंसर आ गया। तो आप लिखोगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई में। प्रूफ भी हो गया, सीधा आ भी रहा है, लिखना भी पड़ेगा आपको तब नंबर मिलेंगे। लेकिन बच्चा दोस्तों यहां फंसता है स्क्वायर रूट सॉल्व करने में, एंड आई हैव अ ट्रिक। मैं आपको ट्रिक सिखा सकता हूं। देखो 8वीं 9वीं में सीख लिया हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां अगर फंस जाओ तो स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मानो आपको स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं करने आते हैं, मानो आपसे पूछ लिया 5 का रूट क्या है, अब तुम फंसोगे तो धीरे धीरे निकालूंगा ना। जब भी आप स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हो तो आप इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। 5 है ना, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये 4 + 1 हो गया। अब इन दोनों में एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसकी स्क्वायर तुम्हें पता हो, वो परफेक्ट स्क्वायर है। यानी अगर आपको 1 से लेकर 20 तक की भी स्क्वायर याद है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। तो मैं इसको बोलता हूं कि आपने इसको डिवाइड कर लिया एक फॉर्म में, यानी एक को बोलूं मैं a, दूसरे को बोलूं b, तो a + b की फॉर्म में डिवाइड कर लिया। अब अगर आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो आपको पहले लिखना है a का स्क्वायर रूट प्लस b की वैल्यू अपॉन इसकी डबल वैल्यू। अच्छा कैसे? a का स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट प्लस b की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन इसकी डबल वैल्यू, इसकी डबल वैल्यू। सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 अपॉन 2 लिखा था, इसका स्क्वायर रूट 2 ही होता है, तो 2 + 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 होता है 0.25, तो इसको जोड़ दो 2.25 आंसर आ गया 5 का स्क्वायर रूट। अप्रोक्स लिख देना, अप्रोक्स वैल्यू होती है ये, एग्जैक्ट नहीं होती। इतना काम आसान हो गया, समझ रहे हो। और ट्रिक ले लो यार इसमें, और सॉल्यूशन ले लो आपको सॉल्व करने हैं तो। मान लो कि आपसे बोल रहा है रूट 10 सॉल्व करो, आप इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लो, 9 + 1, 9 का आपको आता है, तो a + b ये हो गया मेरे हिसाब से। स्क्वायर रूट में बोलूंगा a का स्क्वायर रूट प्लस b की वैल्यू खाली अपॉन जो पहले वैल्यू थी उसका डबल, यानी 2 से मल्टीप्लाई। a का स्क्वायर रूट ऐसे लिख दिया, b की वैल्यू 1 है, 2 × √9 लिख दिया। अब √9 की वैल्यू 3 होती है, 1 अपॉन 2 × 3, यानी 3 + 1 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लोगे, प्लस तो कर ही दोगे। बड़े नंबर से खेलूं, चलो मान लो 262 के रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 262 के आसपास 256 होता है, 256 16 की स्क्वायर होता है ना। तो यहां लिखूंगा मैं, इसको मैंने 2 पार्ट 256 + 6 में डिवाइड कर लिया। तो क्या करूंगा, सबसे पहले ये a है ये b है, सबसे पहले 256, अब फास्ट हो जाओ, प्लस 6 अपॉन इसका डबल। चलो जी 256 का मतलब 16 होता है, प्लस 6 बटे में 16 है ना, ये 16 दूनी 32। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 में प्लस कर दो, आ जाएगा स्क्वायर रूट। प्लस ही करना जरूरी नहीं है, आप माइनस भी कर सकते हो। कैसे? मान लो जी आपसे पूछ लिया 255 का स्क्वायर रूट निकालो। अब यार ये तो 256 का होता तो 16 होता ना, है ना। तो क्या कर सकते हो आप, इसको 256 - 1 भी कर सकते हो, तो ये a - b हो गया। आप जो फॉर्मूला लगा रहे थे स्क्वायर रूट सॉल्व करने का, वो √a प्लस b की वैल्यू अपॉन a का डबल लिख रहे थे। आप यहां माइनस का निशान भी लगाओगे ना ऐसे करके, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डरने वाली बात ही नहीं है। आप प्लस माइनस कुछ भी कर लो। तो मैं 256 का रूट लगाऊंगा, प्लस वैल्यू 1 है, प्लस नहीं है, अब तो राज्य माइनस है तो माइनस से लिखना 1,
अपॉन 256 का डबल। आप 256 को 16 बोलोगे, माइनस 2 इंटू 16, इसको सॉल्व कर दोगे काटा पीटी से, आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस कुछ भी यूज कर लो, तो ओवरऑल फॉर्मूले के अंदर यहां पर प्लस माइनस कुछ भी यूज हो सकता है, जैसा आपने नंबर क्रिएट किया हो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में। मान लो ये एक क्वेश्चन है, सीरीज ए और सीरीज बी, ये एक्स है और ये वाई है, इनकी वैल्यू लिखी हुई है और बोल रहा है कार्ल पियर्सन मेथड से इसको सॉल्व करो। आप क्या करोगे, आपने लिखा इसको ए मानो या एक्स मानो, एक ही बात है। फिर आप छोटा ए निकालोगे, ए माइनस ए बार करके, यानी छोटा एक्स मान लो। फिर इस छोटे एक्स की स्क्वायर करोगे। फिर बी लिखा है तो इसको वाई है, ये स्मॉल वाई निकालोगे, स्मॉल वाई की स्क्वायर करोगे और ए और बी यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे। और ये चीज देख रहे हो कितनी खतरनाक कैलकुलेशन है, एग्जाम में खतरनाक कैलकुलेशन भी आ सकती है। आप प्लीज इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है और यहां पर आंसर भी प्रोवाइडेड है। आपने मीन भी निकाला होगा, समीशन ए अपॉन एन बोल दिया। अपन तो कैसे करते, एक्स बार समीशन एक्स अपॉन एन, हम एक्स वाई लेते हैं, क्वेश्चन में ए भी गिवन है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला इसने लिखा है आर इज इक्वल टू समीशन ए बी मतलब एक एक्स है एक वाई है। फिर नीचे एक्स का स्क्वायर करके टोटल, वाई का स्क्वायर करके टोटल, और पूरा भी स्क्वायर रूट में रख सकते हो जैसा इसने रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब आपका आंसर आ जाए तो कमेंट कर दो देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन में ए एंड बी दिया हुआ ना, ऐसे करके। दोस्तों फॉर्मूले कार्ल पियर्सन मेथड से देखोगे तो आपके 4 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, 4 तरीके के। एक होता है आपका एक्चुअल मीन मेथड जो मैंने कराया है, फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टेप डेविएशन मेथड। बेसिकली फॉर्मूले बहुत लंबे हो जाते हैं, आप देख पाओगे फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, इतने इतने लंबे फॉर्मूले हैं, तो इट इज अनएक्सपेक्टेड कि टीचर आपसे इतना लंबा फॉर्मूला पेपर के अंदर पूछे। इसके चांसेस कम होते हैं, फिर भी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो इसके आने के चांस थोड़े कम होते हैं। तो अब मैं चलूंगा सीधा स्कैटर डायग्राम पे। स्कैटर डायग्राम देखो जी, आपको एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दी होंगी, आप इससे ग्राफ बनाना जानते हो 8वीं 9वीं में, बस ग्राफ बना देना। अगर आपकी ऐसी लाइन बनी तो बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर ऐसी लाइन बनी तो बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर आपके पॉइंट कुछ इस तरीके से आए, मतलब लाइन ही नहीं बन रही, तो बोलेंगे जीरो कोरिलेशन है। और अगर आपकी ऐसी लाइन बनी और कुछ पॉइंट बाहर रह गए ज्यादा, तो ये सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर ऐसी लाइन बनी और आपके ज्यादा पॉइंट बाहर रह गए तो सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाँ, इसमें अगर एक पॉइंट भी बाहर रह गया तो वो चलता है, ठीक है ना। ये एक्स और वाई को आप ग्राफ में प्लॉट कर दो और लाइन के बेसिस पे डिसीजन निकालो, तो इस ग्राफ को बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम कोई बड़ी तुखम चीज नहीं है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करना है, दैट्स इट। पंगे में फंसने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। यहां आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्स और वाई की वैल्यूज है, ग्राफ बनेगा, ये वैल्यूज है बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, जजमेंट हो गई। लाइन मत क्रिएट करना, बस आप ऐसे ही पहचान जाना कि सब लाइन में है और ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है, तो सीधा लिख दिया देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन ईच अदर, मतलब एक्स और वाई में। तो आपने सीधा सीधा लिख दिया, थैंक यू अभी नहीं बोलूंगा, आपके काम की चीज तो रह गई। दोस्तों पेपर में कई बार आता है लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। देखो जी, जब आप ग्राफ बनाओ एक्स और वाई का, लाइन बन जाए तो लीनियर कोरिलेशन, और लाइन ना बने कर्व बन जाए तो कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है वो। अब ये क्या होता है, जब दो चीजें सेम रेशो में चेंज हो रही हो तो उससे लीनियर कोरिलेशन आएगा, और सेम रेशो में ना चेंज हो रही हो तो नॉन लीनियर यानी कर्वी लीनियर कोरिलेशन आएगा। ठीक है, इतना बताऊंगा आपको मैं। और मतलब ये मैंने जो चैप्टर कराया है आपको एक तरीके से ओवरव्यू कराया है। ओवरव्यू यानी अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो या फिर कोरिलेशन के चैप्टर से डर लगता है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल जीरो हो इसमें, तो ये क्लास देखकर आप इसको एग्जाम लेवल के लिए तो क्रैक कर सकोगे। मतलब मैंने इस चैप्टर में आपको चैप्टर की गहराई नहीं दिखाई, आपको वहां नहीं ले गया जहां मैं लेकर जाता हूं वैसे क्लासेस में, बिल्कुल अंदर नहीं ले गया। ये मैंने एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए चैप्टर बनाया है। चैप्टर देख के आप खुश हो जाओगे और तसल्ली हो जाएगी, जी हां एग्जाम ओरिएंटेड कोरिलेशन तो मुझे आ गया है,
अब मजे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके प्यार की उम्मीद करूंगा। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि वीडियो आनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। लव यू एवरीवन।